Hello friends, welcome to the Hindu daily newspaper analysis. Today at the 31st of the August 2023 we will discuss the Hindu न्यूज़पेपर। तो आज है 31 अगस्त 2023 और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर को। तो इसमें जो पहला ही आर्टिकल है उसमें एक इमेज छपा है जिसमें देखा जाए तो प्रज्ञान रोवर ने जो है विक्रम लैंडर का एक तस्वीर एक फ़ोटो क्लिक किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। इसरो ने अपने वेबसाइट पर अपने ट्विटर हैंडल पर इसे अपलोड किया है। तो ये एक इमेज हम देख सकते हैं जो कि विक्रम लैंडर का है जिससे जो है प्रज्ञान रोवर ने खींचा है चंद्रमा के साउथ पोल पर। आज के न्यूज़पेपर में एक कंटेंशियस इशू जो काफ़ी समय से चला आ रहा है उसी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक तीखी टिप्पणी आया है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसी बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो 1954 में भंग हो गई, अगर उसने राष्ट्रपति को ये रिकमेंड किया होता कि राष्ट्रपति उसे जो है एब्रोगेट नहीं कर सकते हैं तो क्या होता। अगर उन्होंने ऐसे जो है एडवाइस न दिया होता तो क्या राष्ट्रपति उसे एब्रोगेट कर देते। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि एब्रोगेट करें, परंतु उससे पहले इसमें ये भी प्रोविज़न है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन लें, तभी जा कर के उसको उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है उसको रिपील करने का या एब्रोगेट करने की नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। तो इस पर जो है वेकेंट रमानी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा कि ये एक्चुअल में जो रिकमेंडेशन की हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मेरली एक एडवाइस है और राष्ट्रपति के ऊपर बाउंड नहीं है। अगर आर्टिकल 370 को जो है एब्रोगेट किया गया है तो इसमें एक्चुअल में इसका जो मेन गोल है वो कंप्लीट नेशनल इंटीग्रेशन का है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई भी नेशनल इंटीग्रेशन के किसी भी कार्य के लिए स्टॉप नहीं कर सकता, उन्हें रोक नहीं सकता है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की जाए तो उसका रोल मिनिमल है, बहुत ही कम रोल है उनका और सिर्फ एडवाइस देने की बात उनकी थी। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि प्रेसिडेंट के जो है वो किसी भी बॉडी पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर किसी भी बॉडी पर डिपेंडेंट नहीं है एडवाइस के लिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की रिक्वायरमेंट जो है उसे हम पूरी तरीके से साइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आर्टिकल 370 का जो कैटेगरी देखा जाए तो कैटेगरिकल रिकॉग्निशन उसको मिला है। हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो जम्मू कश्मीर को उसे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो नहीं दिया गया लेकिन फिर भी एक कैटेगरिकल रिकॉग्निशन उसको दी गई है, तो इसलिए उसके जो है रिकमेंडेशन की आवश्यकता है। लेकिन अभी जो है ये बहस चल रहा है और कोई फाइनल जो है अभी जजमेंट नहीं आया है। पेज नंबर 1 पर ही नेक्स्ट न्यूज है, चाइना डबल्स डाउन ऑन न्यू मैप। जो चाइना ने अभी हमने कल देखा था कि उसने एक नया मैप जारी किया है और जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख का पूरा जो है अक्साई चीन, साथ ही साथ जो है साउथ चाइना सी, ताइवान, उन सभी देशों को उनके जो है टेरिटरी को अपने में शामिल कर लिया है। तो इस पर जो है बहुत जो है तीखी टिप्पणी की गई है, लेकिन चाइना ने इस पर जो है कोई विशेष बात नहीं कहा है। लेकिन हाँ, ऐसा चाइना ने पहली बार नहीं किया, ऐसा उसने पहले भी जब भी मैप जारी किया है तो उसने ऐसा ही मैप जारी किया है। और ये चाइना का एक्चुअल में एक सोची समझी चाल है, क्योंकि 9 और 10 सितंबर को भारत में G20 की मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग की भारत में समिट हो, इस बात का चाइना ने विरोध किया था। इसी के रेफरेंस में उसने ये काम किया है। चाइना ने ये मैप जैसा कि हम देख रहे हैं इसी मैप को उसने जारी किया है और जिसमें उसने पूरी तरीके से अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश पूरे तरीके से और साउथ चाइना सी, ताइवान, इन सबको ऐड कर लिया। साथ ही साथ उसने अरुणाचल प्रदेश के 11 नए स्थानों का नाम भी बदल दिया, जिसमें एक स्थान तो ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है उसके बिल्कुल पास में है। हमारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया और अब फिर से 2 सितंबर को आदित्य 11 मिशन जो कि एक सोलर मिशन है उसे लॉन्च करने की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और 2 तारीख को उसे लॉन्च किया जाएगा। इस क्रम में देखा जाए तो जो वहाँ पर एक्चुअल में इसरो ये पूरी मैकेनिज्म अपना रहा है, इसमें कौन कौन सी मशीनें यूज हो रही हैं। एक्चुअल में जो हम ऑर्बिट देखते हैं, जैसे मंगलयान लॉन्च हुआ, फिर चंद्रयान लॉन्च हुआ, अब सूर्ययान या आदित्य 11 मिशन लॉन्च हो रहा है, उसमें एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल रोल है एक मशीन का जिसका नाम है, एक मोटर का जिसका नाम है LAM, लिक्विड अपोजी मोटर। तो आइए जरा देखते हैं कि लिक्विड अपोजी मोटर ये है क्या और इसरो के लिए साथ ही साथ भारत के किसी भी स्पेस मिशन के लिए ये किस तरीके से हमें बहुत बड़ा योगदान दे रहा है।
जैसा कि हमने देखा था कि जब मंगलयान लॉन्च हुआ था तो उस समय उसके इंजन को बंद कर दिया गया था, और जब वो वहाँ उसके ऑर्बिट में पहुँचा तब उसके इंजन को ऑन किया गया था। ये वही चीज़ है LAM, यानी लिक्विड अपोजी मोटर ही है। यानी जो देखा जाए तो एक बहुत एक स्मॉल लेकिन पावरफुल इंजन है जिसको हम LAM कहते हैं, और ये आदित्य 11 मिशन में इसी की सहायता से इसरो लॉन्च करेगा। हमारे मिशन को सक्सेसफुल करने की प्रक्रिया होगी। अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा तो ये लिक्विड अपोजी मोटर ही उसका एक विटाल रोल निभाएगा, क्योंकि आदित्य 11 मिशन जो है हमारे से बहुत दूरी लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पर स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी की सतह से 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। तो यह जो सिस्टम है लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, इसे लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर ने बनाया है, जो कि इसरो की एक एजेंसी है, और इसका मेन काम है कि जब वहाँ पर ऑर्बिट को मैन्यूअर करना है, जैसे कभी हमने देखा था चंद्रयान 3 में मैन्यूअर किए तो उसको जो मैन्यूअरिंग ऑपरेशन किए जा रहे थे उसमें इसका प्रयोग हुआ। 2014 में जब हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान मिशन को लॉन्च किया था तो उसमें भी इसका प्रयोग किया गया था, और रिसेंटली चंद्रयान 3, यानी हमारा देखा जाए तो ये बहुत ही ट्रस्टेड और ट्राइड जो है इक्विपमेंट है। LAM इंजन की बात की जाए तो ये जब ऑर्बिटल एडजस्टमेंट करते हैं मैन्यूअर के टाइम, उसी समय हमें स्पेसक्राफ्ट में आवश्यकता पड़ती है, और आदित्य 11 मिशन में भी यही प्रयोग किया जाएगा। आदित्य 11 की बात करें तो ये भारत का पहला जो है स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो कि सूर्य की स्टडी करेगा, सोलर मिशन के रूप में स्टडी करेगा। देखा जाए न्यूटन थ्रस्टर, इसमें जो है जो पावर की बात की जाए तो इसरो जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल है उसी के द्वारा इसे लॉन्च करेगा, और आदित्य जो है स्पेस में जब वहाँ जाएगा अर्थ के स्पीयर को छोड़ेगा। जैसा हम जानते हैं पृथ्वी क्या है, एक बहुत बड़ा पिंड है, इसका एक बहुत बड़ा मास है, इसके ग्रेविटी की वजह से हम यहाँ पर रुके हुए हैं, लेकिन जैसे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को हम छोड़ेंगे, इसके जो इन्फ्लुएंस ऑफ स्पीयर को हम छोड़ेंगे तो हमारी ग्रेविटी का पुल कंट्रोल खत्म हो जाएगा, और जैसे वहाँ पर हमारे इन्फ्लुएंस जो पुल है ग्रेविटी का वो खत्म हो जाएगा, और फिर वो लैग्रेंजियन पॉइंट पर जाएगा। उतने टाइम में हमारा जो फ्यूल हमको बचाना है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में 120 दिन लगेंगे, 120 डेज लगेंगे। इस 120 डेज में हम इंजन को बंद कर देंगे, यानी जो हमारा ये लिक्विड अपोजी मोटर है इसको हम बंद कर देंगे, और जब हमारा यान मिशन स्पेसक्राफ्ट 1.5 मिलियन किलोमीटर लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुंचेगा तब फिर से हम इसे स्टार्ट करेंगे। आदित्य 11 मिशन की ट्रेजेक्ट्री की बात की जाए, जो हम बात करते हैं L1 लैग्रेंजियन पॉइंट है, तो इस फिगर में देख सकते हैं हमारे पास L1, L2, L3, L4, L5 5 लैग्रेंजियन पॉइंट हैं। तो जो हमारा यान जाएगा, स्पेस क्राफ्ट जाएगा, वो L1 पॉइंट पर जाएगा, और जैसा कि हम इमेज में देख रहे हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बिल्कुल मिडिल में नहीं होगा, पृथ्वी की तरफ ही, क्योंकि हमारे पृथ्वी की सतह से सूर्य की दूरी 14 करोड़ 70 लाख है, जबकि ये पृथ्वी से मात्र 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाएगा। यह ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सूर्य का और पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स एक दूसरे के लिए इक्वल और अपोजिट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं करेगा, यानी एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे और हमारा जो है स्पेस क्राफ्ट सुरक्षित रहेगा। तो इसी L1 पॉइंट पर रह करके वो सूर्य के चारों तरफ स्टडी करेगा, जहाँ पर हमें सूर्य के जो इक्लिप्स हैं, सूर्य ग्रहण है, वो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और बहुत सारे जो है हम ऑब्जर्वेशन आसानी से ले सकेंगे। तो इसी L1 पॉइंट पर हम उसे लॉन्च करने वाले हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं स्पेस मिशन एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। अभी देखा हमने कि रसिया का जो है लूना 25 जो है मिशन अनसक्सेसफुल रहा, जापान का मिशन अनसक्सेसफुल रहा। तो ये एक स्पेस मिशन बहुत ही टफ होते हैं, इसलिए जो है इसमें बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जब हम इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च कर देंगे, फिर उसके बाद उसका इंजन ऑफ कर देंगे, जो हमारे पास ये लिक्विड अपोजी मोटर है, इसे ऑफ कर देंगे, तो फिर इसे जब 120 दिन के बाद 120 डेज के बाद जब हम वहाँ पर लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुँचेंगे, फिर उसे ऑन करना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। यही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जैसा कि इस मोटर का प्रयोग चंद्रयान 3 में भी किया गया था, लेकिन हमारा जो है ये डिस्टेंस कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर इंजन ऑफ नहीं किया था। आगे देखा जाए नेक्स्ट न्यूज़, वो भी इसरो से ही है। इसरो जो एक चंद्रयान के बाद आदित्य 11 मिशन लॉन्च कर रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, एक्चुअल में बहुत सारे वहाँ से फोटोग्राफ आएंगे और उनके ग्राफ आएंगे। जैसा कि हमने देखा चंद्रयान 1 भी ग्राफ भेज रहा है, चंद्रयान 3 भी ग्राफ भेज रहा है, तो वहाँ से बहुत सारे फोटोज, इमेज और ग्राफ आएंगे। तो कोरोनोग्राफ ऑफ आदित्य 11 विल सेंड 1440 इमेजेज ऑफ द सन। तो जो कोरोनोग्राफ आदित्य 11 में कुल 7 पेलोड लगे हैं, जिसमें एक है कोरोनोग्राफ।
जो पर डे 24 घंटा में 1440 इमेजेज भेजेगा। तो एक दिन में 1440 इमेज का पाना, फिर उनका एनालिसिस करना और फिर अगली जो इमेज आएगी फिर उसका एनालिसिस करना बहुत टफ काम है। तो इसरो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पूरी तरीके से तैयारी कर लिया है। विजुअल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ VELC जो है, ये प्राइमरी पेलोड जो है उसको डेडिकेटेड रूप से साइंटिफिक मिशन के रूप में आदित्य 11 पर जो है अपलोड किया गया है और कुल 1440 इमेजेज ये डेली हमको भेजेगा। फिर वहाँ से जो है हम जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो बेंगलुरु में है, वहाँ पर ये इमेजेज आएंगे कोरोनोग्राफ के। वहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिए जाएंगे कि जो लैग्रेंजियन पॉइंट पर सन और अर्थ के बीच में है, वहाँ से जो भी डाटा मिलेगा उसको जो है पूरी तरीके से स्टडी की जाएगी और फिर स्टडी करने के बाद उसे जो है भेजा जाएगा इसरो के पास, यानी VELC जो है इसरो के पास भेजेगा। इसरो फिर क्या करेगा, उसे एनालिसिस करके अपना डाटा को साइंटिफिक तरीके से सुरक्षित रखेगा और उसे फिर पब्लिश करेगा जनता के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा टफ काम है। और बता दें 2 सितंबर को जब ये लॉन्च होगा 120 दिन लगेंगे, यानी फिर ये जनवरी 2024 तक ही इसके मिशन के काम करने का ये संभावना है। यानी जो हम अब लॉन्च करेंगे तो हमको अभी कोई डाटा नहीं मिलेगा, जनवरी या उसके बाद ही हमको मिलेगा और पर डे 1440 इमेजेज हमको मिलेंगे। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग काम है, लेकिन इसरो के जो मिशन हैं ये लोग काफ़ी ज़्यादा तैयार हैं और 6 और पेलोड जो है इसरो में लगाए गए हैं और इन सभी पेलोडों का जो 6 पेलोड हैं इनकी लाइफ टाइम को 5 साल के रखा गया, यानी ये 5 साल तक काम करेंगे, ऐसा इसरो ने इनकी प्लानिंग की है। लेकिन हम जानते हैं अगर भाग्य अच्छा होता है तो ये पेलोड जो है जितने मिशन होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा काम करते हैं। जैसा कि चंद्रयान फर्स्ट जिसको लॉन्च किया गया था उसका टाइम पीरियड बहुत कम था, लेकिन कम से कम उसने 1.5 साल काम किया था। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है केवल 14 दिन के लिए, लेकिन अगर ये जो है 14 दिन के बाद जब रात वहाँ होगी, हमारे 14 दिन के बाद वहाँ पर चंद्रमा का 1 दिन होगा, दिन कंप्लीट होगा, फिर रात शुरू होगी। अगर वहाँ पर -40 डिग्री टेम्परेचर जाएगा और उस -40 डिग्री को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज अगर कंट्रोल कर लेती हैं, बियर कर लेती हैं, सह लेती हैं, और फिर से जब सूर्योदय होगा सोलर पैनल एक्टिव हो जाएंगे तो फिर से काम करने लगेगा। तो ये एक संभावना है, लेकिन जो आदित्य 11 मिशन है वहाँ पर तो ऐसी समस्या नहीं है, वहाँ पर हमेशा सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। तो 5 साल तक का हमारा प्रोजेक्ट है, हो सकता है 5 साल से ज़्यादा 10 साल 15 साल भी काम वो करे। नेक्स्ट न्यूज़ देखा जाए तो आधार बेस्ड पेमेंट प्लान फॉर मनरेगा पुट ऑफ अगेन। हमारे देश में डिजिटल क्रांति चल रही है, पूरे विश्व में चल रही है और हम डिजिटल जो है औद्योगिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात करते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है कि व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पर जॉब जो है ग्रोथ इकोनॉमी जो है जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं और उनकी सुविधाएं घट जा रही हैं। जो मनरेगा वर्कर हैं, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आर्टिकल में द हिंदू में डिस्कस किया था हमने कि भारत में इकोनॉमी जो है 5.3% रेट से बढ़ रही है और मनरेगा में जॉब की डिमांड जो है 5.4% बढ़ रही है, जो कि बहुत ही मिनिमम वेज है, जहाँ कुदाल फावड़े और टोकरी लेकर के धूप में काम करना पड़ता है। वहाँ पर GDP जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है उससे ज़्यादा जो है ग्रोथ रेट जो है मनरेगा में डिमांड है जॉब की। तो मनरेगा में कुल 41% ऐसे जॉब कार्ड होल्डर हैं जिनके पास आधार इनेबल्ड सिस्टम से पेमेंट प्राप्त करने की सुविधा ही नहीं है। इसलिए सरकार ने कहा है कि अभी जो है प्रोग्राम को अभी स्टे करेंगे, अभी इसको एक्टिव नहीं करेंगे, क्योंकि 41% मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई जिसके पास अभी आधार कार्ड से पेमेंट प्राप्त करने की सुविधा नहीं है। तो डिजिटल क्रांति की बात तो हम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक व्यक्ति को जब केवल एक मिनिमम वेज मिलेगा, इतना मिनिमम वेज उससे उसका घर का खर्चा भी न चल पाए तो कहाँ से डिजिटल क्रांति करेगा। और जबकि हमारे पास कम्युनिकेशन कंपनियों में कार्टेलाइजेशन चल रहा है, डाटा महंगे हो रहे हैं, कम्युनिकेशन जो है अब महंगी हो रही है, तो ये एक समस्या है। इसको जो है जब BSNL सरकारी सिस्टम होते हुए भी उसको सरकार ने 4G लाइसेंस ही नहीं दिया और जब 5G की बात चल रही है तो सरकार कह रही है हम 4G देंगे। तो ये एक प्रोपेगेंडा है सरकार का जिससे कि प्राइवेट कंपनियां बेनिफिट में रहें। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट जो सिस्टम है वो मनरेगा वर्कर के पास अभी जो है उपलब्ध नहीं है, इस वजह से सरकार ने इसे स्टे किया है। कर्नाटक राज्य से कावेरी नदी फ्लो करती है, फिर वो तमिलनाडु में जाती है। कावेरी नदी विवाद जो है बहुत दिनों से चला आ रहा है और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी इन सभी राज्यों के लिए कंटेंशियस इशू हमेशा रहता है। तो
तमिलनाडु जो है लगातार डिमांड कर रहा था कि उसके पास जो है पानी की बहुत कमी है, कर्नाटक वहाँ से रिलीज करे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर एक पैनल भी बना दिया था। तब जा कर के कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कर्नाटक गवर्नमेंट को आदेश दिया कि वहाँ से पानी को रिलीज किया जाए। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने किशन राजा सागर और काबिनी रिजर्वायर से करीब 6,398 क्यूसेक पानी को रिलीज कर दिया है। हम देख रहे हैं कि एक महिला है जो कावेरी नदी में पानी भर रही है, यानी पानी का लेवल इतना कम हो गया है ये मानसून सीजन में, उसमें कुत्ता जो है आराम से नहा सकता है, महिला के पैर तक नहीं डूब रहे हैं, वो पानी उसमें नदी में बीचों बीच जा करके पानी भर रही है। इसका मतलब है कि पानी की जो है बहुत ही स्कार्सिटी वहाँ पर है गई है और तमिलनाडु सरकार इसकी लगातार डिमांड कर रही थी, लेकिन अब जा करके कृष्ण राजा सागर से जो है पानी छोड़े गए हैं और साथ ही साथ काबिनी रिजर्वायर से छोड़े गए हैं। लेकिन अब वहाँ पर एक समस्या और होने वाली है। कर्नाटक के जो किसान वर्ग हैं वो आंदोलन करने की चेतावनी दी है। यहाँ तक कि कुछ वर्गों ने, कुछ संगठनों ने जो प्रोटेस्ट करने की तैयारी भी कर लिया, प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिया है, क्योंकि जो रिजर्वायर हैं, जो उनकी कैपेसिटी है उससे कम ही पानी है, यानी उनकी जो कैपेसिटी है उतनी पानी अभी स्टोर ही नहीं है और पिछले साल के तुलना में तो उसमें कम है, या कुछ में तो बहुत कम जो है रिजर्वायर में पानी स्टोर है। जबकि सरकार ने जो है करीब 5,000 क्यूसेक वाटर को 12 सितंबर तक रिलीज करने की बात कही है। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों राज्यों के लिए मुद्दा तो बनता है, परंतु ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए मुद्दा बनता है कि भविष्य में ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि आज मानसून सीजन जब चल रहा है तब जो है एक नदी में पानी ही नहीं है, उसे रिजर्वायर से भरना पड़ रहा है। तो जब रिजर्वायर भी खाली हो जाएगा तो पानी कहाँ से मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत में बारिश होती है, सारा पानी नदियों के माध्यम से समुद्र में बह जाता है और जब पानी की कमी होती है तो लोग हो हल्ला मचाते हैं, लेकिन जब आवश्यकता है रिजर्वायर बनाने की तो रिजर्वायर नहीं बनाएंगे। रिजर्वायर बनेगा तो वहाँ पर लोग झूठा आंदोलन करते हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, गंगा बचाओ आंदोलन, इस तरीके के आंदोलन तो चलते हैं, परंतु ये लोग भूल जाते हैं उसका एक सब्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें सरकार की भी गलती है, उसका सब्स्टिट्यूशन वो नहीं प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे गांव डूब जाते हैं, वन अभयारण्य डूब जाते हैं। तो ये दोनों तरफ से जो है खतरा है, लेकिन इसको अगर जल्द ही रिजॉल्व नहीं किया जाएगा तो फ्यूचर में 20 साल 30 साल बाद यहाँ पर कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशन कंटिन्यूअस हो जाएगी। पेज नंबर 10 पर न्यूज है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिव्यू चिल्ड्रेंस कस्टडी आफ्टर डेथ ऑफ इंडियन ओरिजिन मदर। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के 2 कपल हैं, उनके 2 बच्चे हैं। वो लोग क्या है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के कस्टडी में बच्चे ले लिए गए हैं। ऐसा माना गया कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और एक्चुअल में अब उस बच्चों की मम्मी मर चुकी हैं जो कि इंडियन ओरिजिन थे, और उसके पिता को जो है बच्चों का संरक्षण दिया लेकिन फिजिकली उसको नहीं मिले हैं। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है कि उस बच्चों को उसके पिता को या दादा दादी को सौंप दिए जाएं, लेकिन अभी इस पर विचार चल रहा है। रेलवे टू एक्सपेडिट इंस्टॉलेशन ऑफ सेफ्टी सिस्टम ऑन पैसेंजर ट्रेन। रेलवे जो है, जैसा कि हम देखते हैं अभी जो है दुर्घटना हुआ है रेलवे में, जिसमें गैस सिलेंडर के वजह से फटने की वजह से उसमें दुर्घटना हो गया और कई लोग मर गए। इस वजह से रेलवे ने क्या किया है, एक फायर सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, सेफ्टी सिस्टम को स्ट्रांग करने के जितने पैसेंजर कोचेज हैं उसमें व्यवस्था कर रही है। और रेलवे ऑफिशियल ने बताया है कि रेलवे बोर्ड जो है उसने सभी जनरल मैनेजर को, सभी जीएम को जो कि जोनल लेवल पर होते हैं, उनको आदेश दिया है कि सभी जो है सिस्टम में, सभी कोचेज में जो फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम एसी कोचेज में लगाया जाए, फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम जो है पेंट्री कार में लगाया जाए, और पेंट्री कार और पावर कार में लगाया जाए, और फायर एक्सटिंग्विशर जो है नॉन एसी कोचेज में लगाया जाए, जिससे कि वहाँ पर आग लगने पर तुरंत जो है उन्हें प्रभाव से मुक्त कराया जा सके। तो रेलवे इस दिशा में काम कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं अभी उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ, फिर ये एक्सीडेंट हुआ। तो रेलवे के एक्सीडेंट हमेशा होते रहते हैं। सरकार जो है नए नए दावे करती है, लेकिन उन दावों की पोल जो है हर 6 महीने 1 साल में खुल जाती है कि सरकार कितना काम कर रही है सेफ्टी के नाम पर। सरकार जो है रेलवे को प्रमोशन नहीं कर रही है। रेलवे में बिजली विद्युतीकरण का तो काम हो गया, लेकिन आज ही बहुत जगह लाइनें सिंगल लाइन हैं, उनके डबल कंप्लीट नहीं हुए हैं। जहाँ डबल हैं उन पर इतना बर्डन है, ओवरलोड है, वो सही से वहाँ पर रेलवे का परिचालन नहीं हो रहा है। तो हमारे जर्मनी जैसे देशों में जो भारत से छोटे हैं, और जीडीपी में भी भारत ने अब जर्मनी को जो है जस्ट जर्मनी के पास है। भारत जो है
अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी के बाद 5वें नंबर पर। तो जर्मनी जैसे देशों में 4-4 ट्रैक, 5-5, 8-8 5-5 ट्रैक रेलवे लाइन है, और भारत में अभी भी 2 ट्रैक की लाइनें चल रही हैं, जो कि एक कंसर्न का मुद्दा है। नेक्स्ट न्यूज है, एनर्जी टाइज बिटवीन इंडिया एंड रसिया टू इंक्रीज दिस ईयर से मॉस्को ट्रेड चीफ। तो रसिया के जो ट्रेड चीफ हैं, बिजनेस के चीफ हैं, उन्होंने कहा कि एनर्जी जो भारत और रसिया के बीच टाई है वो और भी बढ़ ही रही है, क्योंकि जब से यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, वेस्टर्न कंट्री अमेरिका ने क्या किया है, उस पर संक्शन लगा दिया। उस संक्शन के बाद से भारत ने वहाँ से पेट्रोलियम गैस का आयात करना ज़्यादा कर दिया, इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, और ये हमारा इंपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा, करीब करीब जो है 14 बिलियन US$ तक बढ़ चुका है, जो कि पहले बहुत कम होता था। भारत अब जो है पेट्रोलियम पदार्थ सबसे ज़्यादा रसिया से ही खरीद रहा है। तो 70th एनिवर्सरी जो है कमर्शियल टाई की थी, इसी बात पर जो है एलेक्जेंडर रेबस ने कहा है कि वेस्टर्न कंट्री ने जो उस पर संक्शन लगा दिए, फिर भी हमारे जो बीच इंडियन फार्मास्यूटिकल है, एनर्जी, फूड इंडस्ट्री रसिया की है, सबसे जो फर्टिलाइजर सेक्टर है दोनों में, ये आज ही हमारी प्रायोरिटी बनी हुई है, और इसमें हम और भी आगे करेंगे। साथ ही साथ हम जानते हैं डिफेंस सेक्टर में भारत और रसिया बहुत पुराने दोस्त रहे, और आज भी भारत रसिया से बहुत ज़्यादा डिफेंस जो है एम्यूजमेंट इंपोर्ट करता है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रसिया ने मिलकर बनाया है, और S-400 रसिया ने भारत को दिया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा जो है एक बहुत ही कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप रहे हैं, और इसमें आगे भी जो है, जैसे कि हम देखा जाए तो ऑयल प्रोडक्ट को साथ साथ फार्मास्यूटिकल, केमिकल, फूड इंडस्ट्री, डायमंड कटिंग इंडस्ट्री, इन सब में भी हमारा कोलैबोरेशन है, और ये आगे बढ़ता रहेगा। तो रसिया और इंडिया का जो एनर्जी टाई है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, और ये एक्चुअली 2022 के बाद से, जब यूक्रेन का लड़ाई शुरू हुआ तभी से बढ़ा है। तो ये यही कहना चाहते हैं कि हमारे कोलैबोरेशन से काफ़ी ज़्यादा दोनों देशों को फ़ायदा हो रहा है, और जो डायमंड इंडस्ट्री है एक्चुअल में इस पर जो है विशेष इफेक्ट नहीं पड़ा है रशियन सेक्शन का। बिजनेस सेक्शन में चला जाए तो बिजनेस सेक्शन में हम देख रहे हैं कि डेल, HP, 30 अदर फर्म शो इंटरेस्ट इन IT हार्डवेयर PLI। हमने कल ही डिस्कस किया था कि जो MSME सेक्टर है वो एक्चुअल में PLI स्कीम का लाभ नहीं उठा पाते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव उसमें मिलती है और उसका लाभ उठाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं डेल, HP, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां IT के हार्डवेयर कंपनियां हैं, ये इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है भविष्य में, सरकार बहुत ज़्यादा खर्चे इनके वियर करेगी। लेकिन MSME सेक्टर जो कि 60 से 70% एम्प्लॉयमेंट देता है, और GDP का भी करीब करीब 50-60% प्रोवाइड करता है, उसको इसका लाभ नहीं मिलता है। तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आगे देखा जाए तो RBI गवर्नर ने एक कंसर्न रिप्रेजेंट किया है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनके फंक्शनिंग पर उन्होंने थोड़ा सा ऐतराज़ व्यक्त किया है, कंसर्न व्यक्त किए हैं कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनकी संख्या जो है कम हो रही है। साथ ही साथ जो है तो जो RBI गवर्नर का मेन कंसर्न ये है कि जो यहाँ पर वल्नरेबिलिटी देखने को मिलती है, जो इंडिविजुअल एंटिटी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक्चुअल में उन्होंने कुछ चीज़ें हाईलाइट किया कि फाइनेंशियल जो है स्ट्रेंथन करनी है फाइनेंशियल कंडीशन को, और जो ऑपरेशन रेजिलियंस है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, उसमें स्टेबिलिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए जो है क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर गवर्नेंस सिस्टम हमारा ख़राब होगा। आगे उन्होंने हाईलाइट किया कि जो बैंक हैं, जो बोर्ड हैं, उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता है, कि जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट है, साथ ही साथ जो रोबस्ट अंडर राइटिंग की प्रोसेस चले, जो अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड होता है, जो लोन माफ़ कर दिए जाते हैं, उसमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इससे पैसे की बर्बादी होती है। राइट ऑफ न हो, टाइमली रिकॉग्निशन एंड मिटिगेशन ऑफ द इंसिपेंट स्ट्रेस जो है उसे मिटिगेट किया जाए, और रिगेरस फॉलो अप ऑफ द लार्ज NPF बारोवर। तो जो बड़े बड़े बारोवर होते हैं वो पैसा नहीं चुकाते हैं, बाद में उससे ही लोन जो है राइट ऑफ कर दिया जाता है। राइट ऑफ का मतलब सरकार लोन माफ़ नहीं किया है, लेकिन उसके पाने की संभावना सरकार बैंक स्वयं मान लेती है कि वो खत्म हो गया, लेकिन प्रयास वो जारी रखते हैं कि किसी तरीके से पैसे निकाल लिए जाए। तो इस सब चीज़ों को मेंटेन करने की बातों पर जो है उन्होंने बल दिया है। अभी हमने कहा कि रसिया और इंडिया का जो ट्रेड चल रहा है उसमें जो है डायमंड को लेकर कन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है रसिया के जो भारत की कुछ डायमंड कंपनियां हैं जिनको जो है यूनाइटेड स्टेट ने करीब करीब 26 मिलियन US$ को जो है
जो इंडियन कंपनियों से रिलेटेड हैं, जो डायमंड फर्म है उनसे रिलेटेड है, जो पैसे को सीज कर दिया है। भारत सरकार ने अमेरिका से कहा है कि उन पैसों को रिलीज करें और हमारा सैंक्शन का असर उस पर नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रेंट ऑयल प्राइस में राइज टू $97 इन 2024। यानी जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है इसके दाम और भी बढ़ने की जो है संभावना दिख रही है। 2024 में ये $97 हो जाएगा। जो है इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, यानी फ्यूचर में हमें जो है और भी महंगे डीजल पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्पोर्ट में देखा जाए, लेट्स गो इंडिया ऑल सेट टू बिड फॉर 2027 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। तो नीरज चोपड़ा ने कहा है कि 2027 के वो जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप होगा उसमें जो है हम अपने आप को और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस बेटर करने की आवश्यकता है इंडिया को। तो ये था आज का आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो इस आर्टिकल में, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।